नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ। उसके बाद जेनजी के प्रोटेस्ट के रूप में यह तब्दील हो गया। सोनम वांगचुक देश के प्रख्यात इन्वायरमेंटलिस्ट, वैज्ञानिक और शिक्षाविद आमरण अनशन पर गए। सरकार ने उनको उठा लिया। उसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हुए। अंततः गतवा 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने ये स्ट्राइक विड्रॉ किया, लेकिन उसके बावजूद 26 तारीख तक बिहार में और देश के अन्य राज्यों में भी आंदोलन हुए। उसमें हिंसा की भी खबरें आई, दोनों तरफ से हिंसा हुई। स्टूडेंट्स को भी मार लगी, उस पर भी लाठी चलाई गई। सिवान में तो एक सिपाही AK-47 से फायरिंग करते हुए देखा गया, उसका वीडियो वायरल है। इसके अलावा कई अधिकारियों के सर फट गए। 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ। एक का आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो सीरियस अवस्था में है, और एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का सर पर बहुत तेज प्रहार हुआ है। उसका एक एक्सरे वायरल हो रहा है जिसमें उसके स्कल पर छेद हो गया है। उसके बाद मुकदमे वगैरह हुए। सबसे आश्चर्यजनक बात जिस पर मैं आज करना चाहता हूं कि बिहार सरकार का पुलिस महकमा किस तरीके से काम करता है, आज इस पर हम आपसे बात करते हैं कि बेसिकली कुछ पता ही नहीं चलता है कि बिहार सरकार में शासन किसका चल रहा है, कौन किसका बात मान रहा है। उसको बोलते हैं ना, देयर इज ए टोटल कन्फ्यूजन। जब JP नड्डा जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, अगर हुआ है तो विड्रॉ कर लिया जाएगा, कोई रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होगा। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो BJP रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस वीडियो में आपको स्पष्ट सुनाई पड़ा होगा कि सरकार ने क्या क्या बातों पर विचार किया और कौन सी घोषणाएं की। मुझको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस घोषणा के बाद और उसमें बाद में और कहा गया कि दिल्ली में तो नहीं ही होगा, जो BJP और NDA शासित प्रदेश है वहाँ पर भी मुकदमे नहीं होंगे और ऐसा रिटेलिएटरी या फिर उस तरह के एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं होगा। लेकिन इसमें 3 राज्य बिल्कुल एक्सेप्शन के रूप में दिखाई पड़ा। पहला बिहार, दूसरा असम और तीसरा बंगाल। और इंटरेस्टिंगली तीनों राज्य में मुख्यमंत्री BJP का है। तो एक चीज़ तो हुआ, कल और 2 दिन हम पुलिस मुख्यालय में भी गए थे, बहुत सारे अधिकारी से मिले और लोगों से भी मिले, कुछ रिटायर्ड IPS, कुछ सर्विंग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वगैरह से बात हुई। तो उस बात के आधार पर पुलिस बिहार में किस तरीके से काम कर रही है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि एक तो हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वे अपने अंदाज में काम करने के लिए विख्यात हैं या कुख्यात हैं। तो कदाचित आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बाद नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी जो एक साख थी, इनविंसिबल, मतलब अजेय, अपराजेय, उनको कोई हरा नहीं सकता है, उस पर ज़बरदस्त प्रहार हुआ, धक्का लगा और वो छवि धूमिल हुई। क्योंकि आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना ही होगा कि भाई ये NDA गवर्नमेंट है, यहाँ पर इस्तीफा नहीं होता, वो UPA में होता। तो इसके कारण बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक और प्रेस मीडिया के लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की जो छवि पर प्रहार हुआ है और साख घटी है, उसके कारण BJP शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों के मन बढ़े और कदाचित इसी का
परिणाम था कि घोषणा के बाद भी असम में, बंगाल में और बिहार में स्टूडेंट्स पर मुकदमे हुए। ये बात अलग है कि यहाँ पर बांकीपुर में जो उपचुनाव है, कदाचित उसके डर से या फिर केंद्र से फटकार लगी होगी उसके डर से सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया और एक प्रेस रिलीज इशू हुआ है जिसके तहत ये कहा गया है कि हम ये मुकदमे वापस ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ इस प्रेस रिलीज को पढ़िए। एक तो इस प्रेस रिलीज को पढ़ने से सरकार की और स्पेशली पुलिस मुख्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। आप देख लीजिए, ये छत्रनील सिंह ये IPS अफसर हैं। एक तो इस प्रेस रिलीज में उनका नाम गलत था जो हाथ से ठीक किया गया, माने ये नॉन सीरियसनेस दिखाता है। इस प्रेस रिलीज में व्याकरण की अशुद्धियों पर मैं नहीं भी जाऊं तो आप देख लीजिए कि कोई भी सरकार का प्रेस रिलीज होता है उसमें बकायदा इशू नंबर होता है, लेटर नंबर। ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, ये SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोई सरकारी दस्तावेज जिसमें कोई लेटर नंबर इशू नहीं हो, रेफरेंस नंबर नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब ये किस तरह का प्रेस रिलीज निकाला है वो भगवान मालिक है। बहरहाल सरकार मुकदमे वापस कर सकती है, उस संबंध में कानून में प्रावधान है। इस सबका कोई इसमें रेफरेंस नहीं। मतलब इस पत्र को, इस प्रेस रिलीज को पढ़ने से ऐसा लगता है कि आनन फानन में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर को कहा गया कि जल्दी से टाइप करो और दस्तखत करके निकाल दिया। माने ये पुलिस प्रणाली, पुलिस मुख्यालय जो सरदार पटेल भवन है वहाँ कैसे काम हो रहा है उस पर आज हम आपको विवेचना देंगे। मेरे हाथ में ये BNSS है, भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले CRPC था। तो 321 CRPC में प्रोविजन था विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, उसी के तहत मुकदमे वापस होते हैं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 361 है ये प्रोविजन है। मुझको आश्चर्य है कि किसी चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया कि 26/7/2026 के संध्या 6 बजे से पहले जो मुकदमे हुए उनको वापस लिए गए। जहाँ तक केसेस का स्टैटिस्टिक्स है, दैनिक भास्कर की खबर आप देख लीजिए। दैनिक भास्कर के अनुसार 26 तारीख 6 बजे तक कुल 59 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और 335 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे जिनको रिहा करने की बात की। हालांकि अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उन सबको रिहा किया जाए। हालांकि ये नंबर ऑफ केसेस बड़ा मतलब मुझको हैरान कर रहा है कि ये नंबर ऑफ केसेस बहुत कम कैसे दिखाए गए हैं। आई डोंट नो ये किस आधार पर ये रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि मुझको कुछ IPS अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद ये नंबर ऑफ केसेस प्रोबेबली सैकड़ा से पार हो गया होगा। बहरहाल ये कैसे हुआ ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन आज आपको हम पहले एक पॉलिटिकल एंगल से बताते हैं। पॉलिटिकल एंगल से ये बता देते हैं कि एक कहावत है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खा। तो एक तो सम्राट चौधरी को पुलिस मुख्यालय में मुरेठा चौधरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत लोग दर्शक को बता देते हैं, मैंने व्यंग के ख्याल से मुरेठा चौधरी उनको बोला जाता है। और विगत 100 दिन जो हुए उसमें एकदम माने पुलिस मुख्यालय में IPS अधिकारी या अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी व्यंग से और हंसी का पात्र बना दिया है मुरेठा चौधरी जी को, और कहता है कि बस पुलिस को खुली छूट है। ये तकिया कलाम हो गया, पुलिस को कोई चैलेंज करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कोई रोड छाप टाइप का आदमी बने। यहाँ पर हम नीतीश कुमार की प्रशंसा करेंगे। नीतीश कुमार ने बेशक बिहार में गवर्नेंस को बर्बाद कर दिया लास्ट 5 ईयर्स में, कम से कम 20 के बाद जो वो सरकार बनी, लेकिन एक चीज़ तय था कि उन्होंने कभी इस तरह का, इसको लफुआ भाषा बोल सकते हैं, इस तरह का नॉन सीरियस, नॉन प्रोफेशनल और नॉन ऑफिशियल वर्जन टाइप का बात उन्होंने कभी नहीं। एक बात उन्होंने हमेशा कहते थे कि कानून अपना काम करेगा, ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। हालांकि उनका जो चरित्र था इसके ठीक उलट था। बहरहाल तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपने सभी भाषणों में ये बोलना शुरू किया कि पुलिस को चैलेंज करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसी का परिणाम फिर भरत तिवारी वाला कांड हुआ जिसके कारण ही बैकफुट पर गए। पहला कारण तो राजनीतिक ये है कि नरेंद्र मोदी की साख इस जेनजी आंदोलन, माने कॉकरोच जनता पार्टी का ही आंदोलन, मैं ये इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि शुरुआत बेशक कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल पर हुआ कि जंतर मंतर में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। बाद में सोनम वांगचुक के आने के बाद इसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी बढ़ गया, इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ गई। फिर वो आमरण अनशन पर बैठे और पुलिस ने और सरकार ने, पुलिस तो केंद्र के अधीन ही है दिल्ली में, गृह मंत्रालय, तो इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया और उनको जैसे ही उठाया, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि पुलिस ने उठा लिया, एज इफ ही वाज अ क्रिमिनल। ये
मानसिक दिवालियापन का द्योतक था। तो जैसे ही उनको गिरफ्तार करके वो हॉस्पिटल ले गया ज़बरदस्ती, तो मामला और बूमरैंग कर गया। बहरहाल उसके बाद सारी रिपोर्टिंग्स आप लोगों ने देखी है, इस पर पूरे देश नहीं इंटरनेशनल मीडिया का टेंशन हो गया। और ये जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट स्प्रेड हो गया, तो वो सीजेपी का आंदोलन न होकर के जेएनजी और गार्जियंस शामिल हो गए, और इसने एक देश की अलग तस्वीर पेश की कि हर धर्म, हर मजहब, हर सोशल स्टेटा, हर डेमोग्राफिक डिविडेंड के लोग वहाँ पहुँचने लगे। 25 तारीख को जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, फिर ये प्रोटेस्ट वापस लिया गया। उसके बाद भी बिहार में लेफ्टिस्ट आयशा के द्वारा बंद का और प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया। उसमें बहुत हिंसा हुई, बहुत सारे अधिकारी घायल हुए हैं। इसकी चर्चा मैंने की कि 2 वीडियो को तो मैं जानता हूँ जो बहुत सीरियसली इंजर्ड है, पुलिस अधिकारी भी हुए और स्टूडेंट्स लोगों को भी लगा। और इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि उसमें बेतिया वगैरह, छपरा वगैरह में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे कि उन लोगों ने महल्ले में ऊपर से पत्थर चलाना शुरू किया। इनफैक्ट वीडियो को जो चोट लगा है उसके वायरल हो गए हैं एक्सरे। लगता है कि कोई लोहा का, जैसा उन लोगों ने बताया कि बटखरा से, लोहा का जो बटखरा है मेजरमेंट वाला, उससे मारा है तो लगा। एसपी का बॉडीगार्ड सिवान में AK-47 से फायर कर रहा था सब। तो अभी हम इसकी विवेचना कर देते हैं। तो पहला तो पॉलिटिकल कारण था कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। तो ये तीनों, 2 ठो तो बिल्कुल नया नया है, शुभेंदु अधिकारी और सम्राट चौधरी, एकदम उछल उछल करके नहीं, एकदम हम तो बस बुलडोजर मॉडल है। हेमंत बिश्व शर्मा अपने इस अंदाज के लिए, मतलब रेडिकल स्टैंड के लिए वो कुख्यात हैं, तो उन्होंने किया। बिहार में क्या हुआ ये आपको बताते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य और बड़ी समीक्षा का विषय है कि जब बीजेपी की केंद्र की सरकार, और जब जेपी नड्डा बोल रहे थे तो समझिए मोदी जी बोल रहे थे और अमित शाह बोल रहे थे, तो इसके स्पष्ट रूप से कहने के बाद कि मुकदमे नहीं होंगे, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद ये 59 मुकदमे 59 ही अगर मान लीजिए ऑफिशियल वर्जन, तो क्यों हुआ? इसके संबंध में कल मैंने दिन भर लोगों से बातचीत किया, दरियाफ्त किया, और सरदार पटेल जो भवन है पुलिस मुख्यालय का, वहाँ की फिजाओं में, वहाँ के गलियारों में जो थ्योरी चल रही थी, जो मसले डिस्कस हो रहे थे, उस पर हमने भापने का प्रयास किया। और जो मैं समझ पाया हूँ मैं आज आपको बता देता हूँ। और ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको बिहार की जनता, बिहार की सरकार और बिहार का ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग, ये दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। गृह विभाग के अंदर ही पुलिस मुख्यालय आता है। अब आप सोच करके देखिए, मुझको याद नहीं है कि आज से कब गृह सचिव, पहले होम कमिश्नर उसको बोलते थे, के रूप में इतना जूनियर पुलिस ऑफिसर, इतना जूनियर IAS ऑफिसर को गृह सचिव बनाया गया। कुंदन कुमार बहुत जूनियर लड़का है। समस्तीपुर वगैरह में DM था, तो अपने तुनुक मिजाजी और जो आजकल स्टाइल जो चला हुआ है IAS अधिकारियों का, उसके लिए वो वहाँ पर वो चर्चा के केंद्र में रहता था, अपने गुस्सैल और पटांग हरकत और पुलिसिया अंदाज में काम करने के लिए। तो इज़ वेरी जूनियर। आप सोच करके देखिए कि 92 बैच का DG, और ये जो लड़का कुंदन है ये बहुत जूनियर है। मुझको लगता है कि संभवतः 2004, 5, 6 वगैरह का होगा, मैं सर्च करके आपको स्क्रीन पर दिखा दे। तो एक तो चेन ऑफ कमांड बिल्कुल ब्रेक हो गया है। मुझको बहुत सारे IPS और स्टेट पुलिस सर्विसेज के अफसर्स ने बताया, फिर होम डिपार्टमेंट में काम करने वाले बहुत सारे सिविल ऑफिसर्स और ASO वगैरह से बात हुआ। उन लोगों ने कहा कि सर कुंदन कुमार को पुलिस मुख्यालय में कोई सीरियसली नहीं लेता। अब सोचिए कितना सीरियस बात है कि होम कमिश्नर, होम सेक्रेटरी किसी राज्य का, उसको पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारी सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो बहुत जूनियर। और होम सेक्रेटरी जो होता है ना, वह बेसिकली किसी भी राज्य के पुलिस के चेहरे के ऊपर एक सिविल और डेमोक्रेटिक फेस वैल्यू होता है कि अगर कोई पुलिस में एक्सेसेस हुआ या पुलिस में कुछ हो रहा है, तो वो बेसिकली ही रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ द गवर्नमेंट एज फार एज पुलिस इज कंसर्न। दूसरा कारण, ये DGP महोदय अनुकंपा पर बहाल है। ये सितंबर 2025 में ही इनको रिटायर होना था, तो ये तो अनुकंपा पर चल रहे हैं। और ये इस राज्य ही नहीं, इस देश में दुर्भाग्य है, एक पॉलिसी एक्चुअली बन गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि मिनिमम टर्म होना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ है कि मान लीजिए किसी की 6 महीने की सर्विस बची है और उसको DGP बना दिया गया, तो कम से कम 2 साल यानी 1.5 साल का उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर कहा था और यहाँ हो गया क्या?
तो ये अनुकंपा पर बहाल है महोदय। और लोगों ने बताया कि सर इनकी स्थिति यह है कि सम्राट चौधरी के मुंह से बोली निकला नहीं कि उसको बस बगैर उसके रेमिफिकेशन को समझे हुए, बगैर पुलिस के एंगल से उसको एनालाइज के उसको लागू कर देना। मतलब अगर मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो ये सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, ये डीजीपी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी चीज, इन दिनों पुलिस मुख्यालय पॉलिटिक्स का इतना जबरदस्त गढ़ बन गया है कि अब जैसे डीजीपी सितंबर में रिटायर करेंगे, अभी डीजी के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। एक और चीज यही हम जोड़ते चलें कि हाल के वर्षों में नीतीश कुमार के खास करके आने के बाद ये चलन यहाँ चला कि जो डीजी रिटायर करेगा उसको कोई न कोई असाइनमेंट दे दिया जाए। आपने देखा द्विवेदी साहब अभी भी सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सिंघल जो अपने कारनामों के लिए न सिर्फ बदनाम हुआ बल्कि नॉन प्रोफेशनलिज्म के चलते उसकी जग हंसाई हुई। एक कैसे एक कोई अग्रवाल करके लड़का चीफ जस्टिस की आवाज़ में उसको इंस्ट्रक्शंस देता रहा और वो इंस्ट्रक्शंस लेता रहा, तो उसने छीछा लेदर, जिसको एक शब्द बोलते हैं बिहार में, छीछा लेदर करा दिया। नीतीश कुमार महान मुख्यमंत्री, इतनी बदनामी के बावजूद उस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उस पर मुकदमा चल रहा है, वो आदमी भागा फिर रहा है। गुप्तेश्वर पांडे अपने बड़बोले अंदाज और नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के लिए कुख्यात रहे, मतलब हंसी के पात्र। ही वॉज मोर, मतलब मैं वो शब्द ही नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब जब बोलते थे तो हंसी लगती थी। तो फिर वो जदयू ज्वाइन किए कि हमको टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिल गया, वो फिर चलेगा। आप सोच लीजिए कि वो डीजी थे और 6-7 महीना 8 महीना वो लगातार जनता दल यूनाइटेड की सेवा कर रहे थे, मुख्यमंत्री का चरण चुम्बन कर रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा। तो क्या प्रोफेशनल अप्रोच रहा होगा उस आदमी का, जरा सोच लीजिए। उसके पहले भी कई एक जो लोग आए, एक्सेप्ट भट्टी साहब, RS भट्टी साहब के बारे में पुलिस मुख्यालय में जितने IPS अधिकारियों से मेरी बात हुई, BPS अधिकारियों से बात हुई या होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों से बात हुई, कुछ सब इंस्पेक्टर वगैरह इंस्पेक्टर्स, हालांकि ही वॉज थॉरली प्रोफेशनल। और यही कारण था कि उनको इतना परेशान होना पड़ा, स्पेशली दीपक कुमार वगैरह के कारण, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी भी बना हुआ है दुर्भाग्य से। नीतीश कुमार के समय में तो उसकी तूती थी, उसके कारण वो छोड़ दिए। तो एक्सेप्ट RS भट्टी, बाकी लोगों ने पुलिस मुख्यालय का बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक तो कारण यह है कि रिटायरमेंट के बाद हमको कोई पद मिल जाए, इसलिए DGP वर्चुअली एकदम मुख्यमंत्री का या जो सत्ता में बैठा हुआ, जो मैं दलाल का शब्द का ही इस्तेमाल करता हूँ, जो मुख्यमंत्री और उसके इर्द गिर्द रहता है, उससे वैसे ही ऑर्डर लेता है जैसे कलेक्टर का ऑर्डरली कलेक्टर से ऑर्डर लेता है, SP का बॉडीगार्ड और रीडर टाइप काम करता है। DGP हैज बिकम रीडर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए ये घटनाएं हुई। तीसरी चीज की पुलिस मुख्यालय में इन दिनों पॉलिटिक्स का ये आलम है कि 1-2 जो DG रैंक में है और 1-2 ADG रैंक में छोड़ करके बाकी किसी को कोई सब्सटैंशियल काम नहीं। पुलिस टीम वर्क एज सच, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इट इज कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस। पुलिस मुख्यालय में DG और उसके लोग जो कम से कम IG, ADG और DG रैंक में जो लोग हैं, उनके बीच सामंजस्य के साथ टीम की भावना से काम हो, ये बिल्कुल मतलब दिखता ही नहीं है। और ये एक सबसे बड़ा कारण, 80-90% IPS ऑफिसर्स जो पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड हैं वो एकदम इंडिफरेंट है। वो अपने आप को अपमानित और अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में न तो कोई से है, न उनके प्रोफेशनल और उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसका कोई मतलब है। 2-3 आदमी मिल करके और पुलिस मुख्यालय में सारा निर्णय लेता है। अभी पूरा चल रहा है कि साहब जितेंद्र सिंह गंगवार, अब जितेंद्र सिंह गंगवार अगर बनते हैं तो सोच लीजिए ये फिर इनको मिलेगा एक्सटेंशन, इसलिए कि 2 साल वाली जल्दी रिटायर करने वाले हैं। जुलाई 2027 में जितेंद्र सिंह गंगवार रिटायर करने वाले हैं, तो 2 साल का कार्यकाल, यानी 1 साल इनको फिर बढ़ जाएगा। अब सोच लीजिए ये लोग अगर बने तो क्या हाल होगा। बाकी जो ढंग के अफसर हैं, श्रीनिवासन और बाकी मैक्सिमम लोग सेंट्रल डिप्टेशन में, कुंदन कृष्णन को अलग इस बात को लेकर के वो आशान्वित हैं कि साहब हम तो सरकारी जात के आदमी हैं तो हमको मिलना चाहिए। तो लब्बो लबाब यह है कि पुलिस मुख्यालय इन दिनों पॉलिटिक्स का गढ़ बन गया है और नॉन प्रोफेशनल हो गया है, उसी का ये कारण है। अन्यथा
सोच करके देखिए कि जब केंद्र सरकार ने यह निर्णय ले लिया, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट में मुख्यमंत्री किस माने कोऑर्डिनेशन का क्या हालत है या सोचने समझ की स्थिति का क्या आलम है कि साहब उस घोषणा के बावजूद मुकदमे दर्ज होते रहे। और शीशा लेदर का ये आलम है कि अगर मुकदमा आपने दर्ज ही कर लिया था, आपको लगता था कि हम ही निर्णय लेंगे, कानून अपना काम करेगा, और मुरेठा चौधरी जी, मैंने बता रहा हूँ, या पता कर लीजिए पुलिस मुख्यालय, मुरेठा चौधरी उसका नाम रख दिया है लोग, तो मुरेठा चौधरी चैलेंज कोई करेगा हाफी डिपीट से तो वो हंसी के पात्र होंगे। तो अगर आपने निर्णय ले ही लिया तो टिके रहते, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि साहब इसका तो बैकलैश हो जाए और इमीडिएट प्रॉब्लम तो हो जाएगा बांकीपुर में, तो इन लोगों ने आनंद फानन में हड़बड़ा करके एक प्रेस रिलीज इशू किया, जिस प्रेस रिलीज को मैंने आपको दिखाया है। कि सोच लीजिए कि एक ऐसा प्रेस रिलीज जिसमें इशू करने वाला अधिकारी का नाम गलत टाइप किया गया है, उसको हाथ से ठीक कर दे रहा है। इस प्रेस रिलीज में कोई रेफरेंस नंबर नहीं, लेटर नंबर नहीं, माने इसको आप रद्दी का टुकड़ा समझ सकते। तो ये इसको बोलते हैं हाइट ऑफ नेग्लिजेंस और हाइट ऑफ नॉन प्रोफेशनलिज्म का ये आलम। अब ये कहाँ जाके रुकेगा मुझको नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर यह रवैया जारी रहा तो बिहार का पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस रफ्तार से गर्त में जा रहा है, गर्त में मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, जिस रफ्तार से ये गर्त में जा रहा है, अगर 5 साल यही रवैया रहा तो इस राज्य से सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 36, उस सब में अगर रैंकिंग हो तो इसका स्थान 36वां रहेगा। और ये हम बहुत जवाबदेही के साथ करें। इसलिए जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उसको सीरियसली सोचिए। 3 सुझाव देते हैं। पहला, एज ए पॉलिसी मैटर एक निर्णय ले लीजिए कैबिनेट में कि हैंसफोर्थ नो IAS एंड IPS ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पद नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दीजिए, नहीं तो ये दलाली का और चमचागिरी का चरण चुंबन का धंधा बंद नहीं होगा। नंबर 2, जिसका 2 साल सर्विस न बचे उसको DGP नहीं बनाइए। नंबर 3, पुलिस मुख्यालय में जो काम करने का तरीका है उसकी समीक्षा कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि वहाँ बैठा हुआ DIG से लेकर के DG तक, DIG, IG, ADG और DG तक, इन सबों को पर्याप्त अधिकार मिले और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ सिपाही का छुट्टी भी DG सैंक्शन करता है, एक प्रमोशन भी वही देता है, सिपाही पर एक दंड देना तो वही देता है, जिसको आप कह सकते हैं कि अकल्पनीय है। इसको सुधार करने की जरूरत है और वही स्थिति होम डिपार्टमेंट में है। लास्ट सुझाव, होम सेक्रेटरी को तुरंत बदलिए, थॉरली इनकॉम्पिटेंट और ये बड़बोला आदमी है। सीनियर IAS ऑफिसर जो सोच समझ रखता हो, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के नट्स एंड बोल्ट्स को समझता हो, उसको आप होम सेक्रेटरी बनाइए। नहीं तो आप तैयार रहिए कि 2030 में अगर रैंकिंग हुई इस देश में तो बिहार गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 36वें स्थान पर मिलेगा और कदाचित हम लोग यानी हम बिहार के लोग भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।